हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद। उत्तर वैदिक काल में जब आपने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल के बाद परिवर्तन क्या आया, परिवर्तन ये आया कि जो छोटे छोटे कबीलाई समूह था वो धीरे धीरे अब राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहां पर राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो जो कबीले थे, जो जन या विश कहलाते थे, लोग या लोगों के समूह को या समुदाय को जन या विश कहते थे। तो वो जो जन या विश था वो अब धीरे धीरे क्या बन गया? जनपद। तो उन्हीं को हमने महाजनपद कहा। 16 महाजनपद, ये जो जितने जनपद बने ये सारे के सारे जनपद 16, कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें कुछ गण संघ भी थे। तो आज इनके बारे में ही हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले कुछ मेरे बारे में जान लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट मी एंड ये है हमारा एनटीए यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आप जिस तरह से यूट्यूब पे हमारी क्लासेस ले रहे हो वैसे ही हमारा अनअकैडमी का अपना एक चैनल है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं न्यू लर्नर्स को बता दूं कि अनअकैडमी का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये 12 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का है। ऐसे तो 1 महीने से शुरू हो जाता है, पर 12 मंथ्स या 24 मंथ्स वाला बेटर रहता है। और इसको एक बार आपने ले लिया तो फिर तो आपकी तैयारी में अब कोई संदेह नहीं रह जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसके सब्सक्रिप्शन को जब आप लेते हो तो आपको क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको। बिल्कुल आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी और पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स एनालिसिस के साथ साथ में बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस सेशंस कह लीजिए, टेस्ट क्या, प्रैक्टिस सेशंस कह लीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं आपको। तो आपकी ये जो तैयारी है इसमें आप ये समझ लीजिए कि पंख लग जाते हैं। और इसके लिए बस आपको करना कुछ भी नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि इंडिया के टॉप के एडुकेटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सब के सब आपको इतने बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रह जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, मेरा भी कोर्स शुरू हो रहा है। तो आप हम सबको पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं, तो बस अपने मोबाइल ऐप पर अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। वहां जाकर कोर्स सेलेक्ट कर लो, एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए यूजीसी नेट जो कि आपका ड्रीम है, जिसको क्वालिफाई करना आपका ड्रीम है, जेआरएफ और नेट, तो उसको आप सेलेक्ट करो और 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स दोनों में से कोई एक प्लान आप चूज कर लो। और जैसे ही आप ये प्लान चूज करते हो आपकी तैयारी जो है फुल फ्लेज शुरू हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं आपकी फी बिल्कुल ही जेन्युइन रखा है हमने, कहीं से भी मतलब आपके ऊपर कुछ भी ऐसा बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं पे भी आप ऑफलाइन क्लासेस में आप जाते हो तो वहां से बहुत बेहतर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो RS नेट कोड यूज करो। RS नेट जिन लोगों ने भी जेआरएफ और नेट को जिनको भी हिस्ट्री से देना है वो फटाफट RS नेट कोड यूज करें और अनअकैडमी को ज्वाइन करें। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर आपकी दोनों पेपर की तैयारी होनी है। फर्स्ट पेपर की भी होनी है और सेकेंड पेपर की भी होनी है। तो यानी जो लोग हिस्ट्री से कर रहे होंगे उनको भी फर्स्ट पेपर देनी है। फर्स्ट पेपर दूसरे एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, पर आप मेरे कोड को यूज करेंगे तब भी सॉरी, आप उन सारे एडुकेटर्स को भी पढ़ पाएंगे। तो एक बार आपकी एंट्री हो गई अनअकैडमी के भीतर तो फिर जितने भी टॉप के एडुकेटर्स हैं उन सब से आप पढ़िए, ठीक है? तो बस फटाफट गेट सब्सक्रिप्शन प्रेस करिए, रेफरल कोड में RS नेट डालिए और ज्वाइन करिए अनअकैडमी को। थैंक यू। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम लिंक जहाँ पे मैं अपने PDF मैंने अपने डालने शुरू कर दिए हैं अपनी क्लासेस के। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन करिए।
अपने टेलीग्राम में जाकर t.me डालना, आप ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ से मेरी इस क्लास का भी PDF आपको मिलेगा। ये है मेरा फ़ोन नंबर, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हैं कि कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे पढ़ना है, किसको पढ़ना है, इन सब के बारे में आपके सारे क्वेरीज को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। और RSNet, डोंट फॉरगेट RSNet कोड यूज करो सब्सक्राइब करने के लिए अनअकैडमी को। तो ये है 16 महाजनपद। ये जो 16 महाजनपद उस समय बने थे, ये कहाँ कहाँ पर थे। जैसे ये अगर हम लोग पश्चिमोत्तर जाते हैं तो ये देखो, ये गांधार है। गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। कुरुओं के बारे में जो आजकल टीवी पर महाभारत आप देख पा रहे होंगे, डेली आ रहा है सुबह शाम महाभारत। तो कुरु और पुरुओं की, मतलब जैसे पांड्यों का ऐसा हिस्ट्री में हमें नहीं आता है, पर पुरु महाजनपद मतलब कुरु और पुरु जन का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। तो ये जो कुरु थे, तो ये इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। तो ये देखो, ये यहाँ पर है आपके वैशाली, ये यहाँ पर है। ठीक है। तो आपको मतलब आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको रिटन में भी देने वाली हूँ कि कौन सा कहाँ पर स्थित है एग्जैक्ट। बाकी उसके बाद जब आप मैप देख लेंगे तो मैप देख करके बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा कि जैसे ही हम बोलेंगे अवंती कहाँ है, तो तुरंत आप जाओगे मध्य प्रदेश में और वहां पर खोजेंगे, अच्छा ये रहा अवंती, है ना। तो इसी तरह से ये देखो, मगध है यहाँ पर, ये अंग है, ये दोनों के दोनों बिहार में। तो आप मतलब ये कौशल है, ये कौशल, ठीक है, कौशल, वत्स, ये सारे के सारे ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से मतलब आपको क्वेश्चन क्या आता है कि वर्तमान परिस्थिति उनका आता है, परिस्थिति यानी वर्तमान उनका अभी कहाँ पर वो है। अंग महाजनपद जो था वो अभी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वहाँ उसकी राजधानी कहाँ थी, और किसी किसी महाजनपद के बड़े बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, तो वो राजा कौन थे, ये आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो बस वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे पता चलता है हमें इन महाजनपदों के बारे में, कैसे पता चलता है, क्या सोर्सेज हैं, स्रोत क्या है इनके बारे में जानने का। तो इसमें लिटरेरी सोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है, और लिटरेरी सोर्सेज में भी वैदिक साहित्य, जो वैदिक लिटरेचर है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमें जो है मतलब वैदिक में तो वेद में तो हमें आता ही है, इसके साथ साथ जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उनमें भी आता है इनका उल्लेख। जैसे बौद्ध ग्रंथों में आपको ऐसे प्रश्न आता है कि बौद्ध ग्रंथों में कहाँ पर, किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख आता है, तो वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमें। इनका पूरा का पूरा क्षेत्र विस्तार, काशी, कौशल, मगध, इनके जो राजनीतिक संघर्ष हुए हैं, इनका वर्णन, इन सब का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उसी तरह जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कभी मत भूलना। जब मैं सोर्सेज आप लोगों को पढ़ा रही थी, जब प्राचीन भारत का इतिहास किस तरह से हम पढ़ते हैं, क्या सोर्सेज हैं, कैसे हमने पुनर्निर्माण किया है अपनी इस हिस्ट्री का, तब भी मैंने आप लोग को उल्लेख किया था कि अलग अलग बुक से, अलग अलग ग्रंथों से हमें अलग अलग टाइम के बारे में पता चलता है। तो उसी तरह आप देख पा रहे हैं कि महाजनपदों के बारे में हमें जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। और वैदिक स्रोतों में तो है ही, पुराण वगैरह में सब में उल्लेख है इनका। साथ में आप कुछ जो एग्जीकेवेशंस हुई हैं, जो खुदाइयाँ हुई हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश में है अतरंजी खेड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अतरंजी खेड़ा में जो खुदाइयाँ हुई, इनसे भी मतलब हमें ये पता चलता है कि लगभग 1000 के आसपास, ठीक है, 1000 BC के आसपास वैदिक कबीले विस्तार करने लग गए थे। लोहे के बने, लोहे का खोज हो चुका था, लोहे के का उपयोग ये जान चुके थे। तो लोहे के बने जो अस्त्र थे, इसमें लाभदायक साबित हुए होंगे, और इन्होंने धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार किया, कृषि लायक भूमि का विस्तार किया, जंगल को काट के साफ किए, आवास बढ़ाया, खेत बढ़ाए। तो इस तरह से उनका धीरे धीरे क्या, उनकी शक्ति बढ़ने लग गई थी। तो
ये हमें खुदाई से भी पता चलता है। तो और क्या मिला है हमें? चित्रित धूसर मृत भांड। तो चित्रित धूसर मृत भांड जैसा कि उद्धर वैदिक काल में पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला कि इसे जो है, इन स्थलों को हम लोग चित्रित धूसर मृत भांड स्थल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमें मतलब सैंपल्स मिले हैं, तो उसे हमें ये भी पता चलता है कि अब ये पशुचारण छोड़ चुके थे और अब ये सुव्यवस्थित जीवन जीने लग गए थे। सुव्यवस्थित जीवन जीने लग गए थे और अब धीरे धीरे क्योंकि अब स्थायी जीवन जीने लग गए थे, तो अब ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को भी बढ़ा रहे थे। तो छोटे छोटे कबीले अब राज्य बन रहे थे और साम्राज्य का लक्ष्य भी अब ज्यादा दूर नहीं था। अब इसके तुरंत बाद मगध साम्राज्य की स्थापना होगी, 16 महाजनपदों के तुरंत बाद। तो बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जब बुद्ध और महावीर हुए थे 6th सेंचुरी बीसी में, ये याद रखिएगा, इन महाजनपदों का टाइम क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी। तो 6th सेंचुरी बीसी में तक पहुंचते पहुंचते ये जनों का काफी रूपांतरण हुआ। वही जन जिनका 275 बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में, तो इन जन का काफी रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का जन्म हो चुका था। ठीक है, तो इनके विकास का जो है, जो इनका विकास होता है उसमें हमें 3 रूप दिखाई पड़ता है। जैसे जनपद कैसे बन गए एकदम से, तो इसमें जो हम देखते हैं कि कुछ 3 तरह से ये इनका निर्माण होता है। तो कुछ जो शक्तिशाली और बड़े बड़े जो जन थे, वो अचानक मतलब अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर ली। अकेले ही, मैं पहले से ही शक्तिशाली थी, पहले से ही मेरा राज्य मेरा जन बहुत बड़ा था, तो मैंने यहाँ पर जो राजन था वो राजा बन गया, एक सुव्यवस्थित राजतंत्र की स्थापना हो गई। तो इसमें जो थे मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल, ये बड़े बड़े जन थे, ये पहले ही बड़े बड़े जन थे। कुछ जो छोटे छोटे जन थे उनका माना जाता है कि पहले आपस में संयोग हुआ। संयोग मतलब ये पहले आपस में मिले, आपस में जुड़े, और जुड़ने के बाद 2 छोटे छोटे जन जुड़ के उन्होंने एक बड़ा जनपद बनाया। इसका उदाहरण है पांचाल। इसमें 5 जन जुड़े। ये पांचाल को द्रौपदी, जिसको हम पांचाली कहते थे, जो पांचाल देश की राजकुमारी थी, तो पांचाल में 5 जनों का संयोग था, यानी 5 जन मिलकर के उन्होंने पांचाल महाजनपद को बसाया था, पांचाल जनपद को। फिर इसमें तीसरी कैटेगरी की क्या थी कि कई सारे जन, जो छोटे छोटे जन थे, अधिक शक्तिशाली जनों के द्वारा जीत लिए गए। जैसे कि मैं मान लो कि मेरा राज्य बहुत बड़ा नहीं है, पर मेरे पास शक्ति है। शक्ति इन द सेंस कि बाहुबल है, युद्ध में शौर्य वीरता है, और मैं आपको जीत सकती हूँ। तो मेरे आसपास जितने छोटे छोटे ये जन हैं, उनको मैंने जीत कर अपने भीतर समेट लिया, और अब मैंने एक महाजनपद का मतलब वो कर लिया, स्थापना कर ली। तो अंग, ये अज नहीं है, ये अंग है, तो अंग जन। ठीक है, अंग जन इसी प्रकार का एक उदाहरण है। तो 3 तरह से एक वो 3 रूप दिखाई देता है हमें। कारण, इन महाजन पदों के उदय के कारण क्या रहे, कैसे ये इनका उदय होता है। ठीक है, तो उदय के कारण क्या रहे इनके? तो सबसे पहला जो आप हमेशा दिमाग में रखोगे, लोहे का प्रयोग। लोहे ने क्रांति ला दी, क्रांति। इससे क्या हुआ कि जो कृषि के लिए जो औजार बने वो बहुत मजबूत होते थे, और जो मतलब इसके पहले लकड़ी का, पत्थर के जो हल बनते थे वो बहुत ज्यादा गहरे जाकर के खुदाई नहीं कर पाते थे, जुताई नहीं कर पाते थे, तो उपज भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। पर अब जो लोहे का जो फाल बनने लग गया, हल का जो फाल जो लोहे का बनने लग गया, तो ये बहुत जमीन में अच्छी तरह से जुताई करता था। कुदाल अच्छी तरह से खुदाई करते थे, तो जमीन की जो उर्वरता है वो बढ़ गई, उर्वरता बढ़ गई, फर्टिलिटी बढ़ गई, तो प्रोडक्शन भी बढ़ा। फिर जब प्रोडक्शन बढ़ा तो सरप्लस प्रोडक्शन जैसे ही आने लग गया, तो उसको सरप्लस प्रोडक्शन को टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो राजा थे उसको कलेक्ट करने लग गए, और उस टैक्स से, उस कर से उन्होंने बड़ी बड़ी सेना गठित की, बड़े बड़े किले बनाए, मतलब
जहाँ रहते थे उसकी किलेबंदी शुरू कर दी, उसमें एक सेना रखनी शुरू कर दी और आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी लोहे से उन्होंने औजार बनाए, बड़े बड़े औजार बनाए, हथियार बनाए। उन हथियारों से युद्ध जीतना आसान हो गया। तो लोहे से ये क्रांति हुई। तो इस समय जो है एक और जो चीज देखा गया, नदियां जितनी बड़े बड़े उस समय मतलब नगर देखे गए, वो सारे के सारे जैसे इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बनारस, ये सब गंगा यमुना नदियों के आसपास ये बसे थे। और गंगा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और यहाँ से समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। आप बंगाल की खाड़ी तक जाते हो, वहां से आपका समुद्र, मतलब आप बंगाल गए, वहां से समुद्र शुरू हो गया आपका। तो समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। एक व्यापारिक मार्ग थी, विदेश व्यापार भी इससे हो सकता था। और दूसरा ये था कि यहाँ से वाटरवे से एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक भी करता था। जब मैं आप लोग को मगध के राइज का वो पढ़ाऊंगी, मगध साम्राज्य के उदय के कारण, तो उसमें ये आता है कि लकड़ी जो मिली, मगध के आसपास जो जंगल मिले, जंगल से हाथी मिले, लोहे का तो वहाँ खान था ही, और जो लकड़ी मिली, लकड़ी से बड़े बड़े जहाज बनाए गए। उससे ना सिर्फ व्यापार में व्यापारिक सुविधा हुई, व्यापार में बढ़ोतरी हुई, बल्कि उससे अन्य राज्यों को जीतना भी आसान हो गया था। ठीक है, तो वहां पर लोहे की खानें थी और इन खानों का मार्ग एक बार मालूम हुआ तो फिर आर्यों के लिए हिमालय के नीचे की श्रेणियों से मगध की ओर जंगल साफ करते हुए मुड़ना आसान हो गया था। पहले सब सैन्य प्रदेश में बसे, जो कि सारे हिमालय के तराई में वाले जो स्थान थे वहां पर बसे, पर लोहे के बारे में नहीं पता चल गया, लोहे की खान के बारे में पता चल गया। उस लोहे से ये जंगल साफ करते चले गए और नीचे उतरते चले गए, पूरब की तरफ बढ़ते चले गए। तो इस तरह से क्षेत्र में, मतलब कृषि लायक क्षेत्र, बसने लायक क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ। ठीक है, और 600 BC में कृषि के अतिरिक्त धन प्राप्त करने के और भी साधन हमको देखने को मिलते हैं। वेदों में इनका उल्लेख मिलता है, कई सारे शिल्पों का। जैसे मैंने आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ाया, उत्तर वैदिक काल पढ़ाया, तो कई सारे शिल्प के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इस समय कुम्हार, रथकार, सुनार, धातुकार, बढ़ई, हाथी दांत का काम करने वाले, रेशम का काम करने वाले, कई सारे ऐसे मतलब शिल्पों का विकास हो चुका था और इनकी श्रेणियां बन चुकी थी, इनकी गिल्ड बन चुके थे। गिल्ड यानी इन व्यापारियों के संगठन, वो बन चुके थे। उनका एक मुखिया होता था जिसको हम सेट्टी या श्रेष्ठी कहते थे। हर श्रेणी का एक मुखिया होता था। गांव में गृहपति थे, गृहपति, इनको कहीं कहीं आप पढ़ोगे गृहपति। तो गृहपति गांव का पूरा प्रशासन संभालता था, मतलब न्याय, पुलिस, न्याय, कर वसूलने का सारा कार्य मतलब गृहपति का होता था। और इसी तरह नगरों में सृष्टियों का होता था, सृष्टियों का। तो इनकी जो है मतलब स्थानीय शासन को इन्होंने एक तरह से संभाला हुआ था। और गांव का एक मतलब शक्तिशाली एक व्यक्ति होता था जो गृहपति होता था, और लोग डरते भी थे और लोग उसकी इज्जत भी करते थे, क्योंकि गांव का एक बहुत बड़ा मतलब फर्टाइल लैंड, एक उर्वर भूमि इनके पास होता था। ठीक है, तो गृहपति कौन थे? ये गांव के मुखिया की तरह ही थे, पर इनको उस समय जो है टैक्स कलेक्ट करने से लेकर के पुलिस प्रशासन, सारे दायित्व इनके ऊपर ही थे। और ये अब मतलब राजा के अधीन ही रहते थे, ये राजा के अधीन ही रहते थे। तो बौद्ध साहित्य में इसी तरह के गृहपति या गृहपति मेंढक के बारे में, गृहपति मेंढक के बारे में विवरण आया है, एक डिटेल आया है कि उन्हें बौद्ध संघ की सेवा के लिए उन्होंने 1250 गायों के झुंड को भेंट किया था। 1250 गाय दिए थे बौद्ध संघ की सेवा के लिए। और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक मुद्रा प्रणाली का भी उदय हो चुका था। हम लोग पढ़ रहे हैं महाजन पदों के उदय के कारण कि गांव का गृहपति, आपको हमने वैदिक काल में, ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा
स्पेशली ऋग्वैदिक काल में क्या था कि ग्राम ग्राम में ग्राम व्रात सर्द नाम की कुछ इकाइयां होती थी जो राजन को हमेशा सहायता करती थी, सैनिक इकाइयां होती थी। और ग्राम के स्तर पर मतलब एक वो गांव एक मतलब स्वायत्त इकाई की तरह थे। और वहां पर जो है वहाँ का जो मतलब ग्रामणी नाम का एक हेड होता था, प्रधान होता था, जो सारा देखता था। तो इसी तरह से बटे हुए थे सारे गांव, कई गांव मिलकर के एक जन बनते थे। जन का एक मुखिया होता था जो राजन कहलाता था। पर अब तो ये देखा गया कि वो ग्रामणी जो कि बाद में गृहपति कहलाया, वो खुद इतना मजबूत हो चुका है, इतना विकसित हो चुका है, विकास कर चुका है कि वो खुद 1250 गायों का झुंड भेंट कर रहा है बौद्ध संघों को। तो आप सोचो कि फिर इन गांवों के ऊपर जो मुखिया होगा उसकी शक्ति में कितना विस्तार हुआ होगा। तो इस तरह से ये महाजनपदों का उदय होता है। और मुद्रा प्रणाली भी एक कारण है, क्योंकि उस समय आहत सिक्के, आपने सुना होगा पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स शुरू हो चुके थे। इससे क्या हुआ, व्यापार, विनिमय का साधन जैसे ही आपके पास आएगा, आपका व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ जाएगा। तो इससे सहयोग उनको मिला। और बाकी मैंने आपको बताया है कि तकनीकी उपलब्धि यानी लोहे ने सरप्लस उत्पादन यानी अधिशेष उत्पादन दिया। और इस अधिशेष उत्पादन को राजाओं ने टैक्स के रूप में कलेक्ट किया और अपनी शक्ति बढ़ाई, बड़ी सेना रखी और किले बंदी कराई और दूसरे राज्यों को जीता। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है वे ये हैं: अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सुरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अश्मक, वज्जी और मल। ये संघ थे। वज्जी और मल क्या थे, संघ थे। पाली साहित्य में अंग देश का उल्लेख है, इसकी राजधानी थी चंपा। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं अंग देश की। ठीक है, पाली साहित्य यानी बौद्ध और जैन में भी, लेकिन पाली भाषा में सबसे ज्यादा, पाली भाषा में जो है आपके बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। तो अंग देश की बात कर रहे हैं हम। अंग देशों में जो है, अंग देश की राजधानी मतलब अभी का भागलपुर, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का इलाका, ये वही मुंगेर जहां अभी बंदूक बनाने की फैक्ट्री है और जिसकी स्थापना मीर कासिम ने की थी। मीर कासिम आप लोगों ने सुना होगा, पलासी और सिराजुद्दौला मीर जाफर मीर कासिम। तो ये वही मुंगेर है। तो भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। तो इसका जो इलाका था यही अंग था और इसकी जो इसकी राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है, चंपा। ठीक है, और इसका जो मुंगेर का इलाका है मगध, इसकी राजधानी जो गिरिब्रज थी, ये तो पटना और गया के जिले प्राचीन मगध में सम्मिलित थे। तो ये तो मगध का है, मतलब ये आप अभी अंग देश का करो, मगध के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, काशी का समय समय पर कौशल के साथ युद्ध हुआ और कभी विजय काशी की होती थी, कभी कौशल की। तो यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि काशी और कौशल के बीच संघर्ष होते थे। और अजातशत्रु इन दोनों से शक्तिशाली एक शासक के रूप में निकला, जो कि मगध का शासक था। और उसने अंतिम रूप से उसने जो है काशी को जीत लिया था। ठीक है, काशी के राजा थे अश्वसित, इनका बहुत नाम आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वत्स, ये आधुनिक इलाहाबाद जिसका अभी नया नाम हो चुका है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज ना, ये प्रयाग ही, हाँ प्रयाग कह लो, प्रयागराज कह लो, प्रयाग हो चुका है इसका नाम। इसका पुराना नाम भी प्रयाग ही था। फिर अकबर ने वहां पर एक किला बनाया और इस जगह का नाम रखा अलाहाबाद। ठीक है, वो सब कुछ इलाही रखता था ना, इलाही संवत, ठीक है, दीन इलाही, तो उसी तरह उसने उसका नाम रख दिया इलाहाबाद, अल्लाह से इलाहा। ठीक है, तो इस तरह से इलाहाबाद हो गया था, लेकिन अभी फिर से इसका नाम बदल करके वही पुराना प्रयाग कर दिया गया है। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी।
और इसकी जो राजा थे संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। और कालिदास ने अपने बहुत सारे जैसे कालिदास का जो ग्रंथ है स्वप्नवासो दत्ता, ठीक है, तो स्वप्नवासो दत्ता में आपका उदयन उदयन और जो मतलब वत्स के राजा थे उदयन, और कौशल देश की राजकुमारी थी वासोदत्ता, ठीक है, इनके प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। इसका नाम है स्वप्नवासो दत्ता। और तो ये मतलब इनके मतलब ये कई सारे इनके ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में इनका उल्लेख किया है। मतलब ये उदयन बड़े वैसे हीरो की तरह हैं, ठीक है। तो इनका लेकिन इनका सबसे प्रसिद्ध किताब है ये स्वप्नवासो दत्ता। कौशल जनपद जो है आपका इसके जो है ये जो अवंती के राजा प्रद्युत के साथ इसकी शत्रुता, ठीक है, शत्रुता के विषय पर भी कई सारे कथानक है। और मतलब प्रद्योत के साथ, लेकिन वत्स जनपद के जो राजा थे वत्स उदयन, प्रद्योत नहीं उदयन, वत्स के राजा उदयन थे, ठीक है। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। कौशल जनपद में, ये अब हम लोग कौशल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। अभी इसका बहुत बार उल्लेख आएगा, जैसे बुद्ध का आता है कि बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती में दिए। तो इसकी पहचान अभी उत्तर प्रदेश के पास गोंडा और बहराइच की जिले हैं। गोंडा और बहराइच की जिलों की सीमा पर सहेत महत स्थान से की जाती है। कौशल कहाँ, गोंडा और बहराइच, आधुनिक उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिले हैं गोंडा और बहराइच। इसकी सीमा पर एक जगह है सहेत और महत, तो सहेत और महत स्थान से की जाती है। और कौशल में ही अयोध्या था, श्री राम की नगरी अयोध्या। कौशल में का एक महत्वपूर्ण नगर था अयोध्या, ठीक है। और कौशल में शाक्यों का एक वो था कपिलवस्तु, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। तो पहले कौशल देश में ही शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य शामिल था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया था। तो कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले के पिपरहवा से की गई है, बस्ती जिले के पिपरहवा से। कपिलवस्तु जहां पर जन्म हुआ था बुद्ध का, मतलब बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, पर वो लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु के अंडर में आता था, क्योंकि बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा थे, है ना। तो वो इसीलिए कपिलवस्तु का जो है, कपिलवस्तु की मतलब बात करें, कपिलवस्तु की राजधानी की पहचान करें, तो ये बस्ती जिले के पिपरहवा से था। तो शाक्यों की दूसरी राजधानी थी नेपाल में लुम्बिनी। शाक्यों की दूसरी राजधानी पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर, मतलब आपका गोंडा से सटा बॉर्डर है नेपाल का, तो पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी दूसरी राजधानी थी जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और मृत्यु हुई थी उनके कुशीनगर में, जो कि मतलब गोरखपुर के पास ही जाना जाता है। ये मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर को उस समय कहते थे कुशीनारा। मथुरा, ये सुरसेन राज्य की मतलब राजधानी थी कह लीजिए। मथुरा अलग से जनपद नहीं था, मथुरा सुरसेन राज्य था एक्चुअली। सुरसेन महाजनपदों में नाम आता है सुरसेन, और सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। और सुरसेन राजा थे अवाध पुत्र महात्मा, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध का जो है अनुयायी थे। जो अवाध पुत्र थे ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, और इन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि किस निम्नलिखित में से किस महाजनपद के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, ऐसे करके आएगा। या किसने करवाया, निम्नलिखित में से किसने कराया, ऐसे आएगा आपका। तो इन्होंने अवाध पुत्र जो थे, इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कराया, ठीक है। पांचाल, तो जैसा कि मैंने बोला था 5 जनों को मिलाकर के बना था।
तो ये दो था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पेल्य। कन्नौज, आज का जो इत्र के लिए जो प्रसिद्ध शहर है, नगर है, तो कन्नौज का प्रसिद्ध नगर जो है पंचाल प्रदेश में ही स्थित था। ठीक है, तो आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस जनपद के अंतर्गत आता था, पंचाल के अंतर्गत। महाभारत में इसका उल्लेख है। द्रौपदी, द्रौपदी पांचाली कहलाती थी। कुरु, कुरु जनपद, ये जो है आधुनिक मेरठ, मेरठ जिला और दक्षिण पूर्व हरियाणा का प्रदेश था। तो यानी मेरठ उत्तर प्रदेश और हरियाणा का पार्ट था इसमें, मेरठ जिला और दक्षिण पूर्व हरियाणा। ठीक है, और जातकों के अनुसार यानी जातक कथाओं के अनुसार कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और इसको कहते हैं दिल्ली। इंद्रप्रस्थ कहते हैं कि ये दिल्ली थी, जो अभी आधुनिक दिल्ली है। वत्स प्रदेश में भी, मतलब वत्स में जो हमने अभी उज्जैन के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिस राजतंत्र की स्थापना हुई थी, कहा जाता है कि कुरुओं की एक शाखा था, वो कुरुओं का ही एक शाखा था। मत्स्य जनपद, ये जयपुर के क्षेत्र के आसपास था। तो याद रखिएगा, मत्स्य मैप में देखिएगा वो राजस्थान में है, तो जयपुर क्षेत्र के आसपास था। विराट नगर इसकी राजधानी थी, क्योंकि इसके संस्थापक थे विराट, विराट इसके राजा संस्थापक थे विराट, इनके नाम पर इसकी राजधानी का नाम पड़ा था विराट नगर। तो मत्स्य जनपद जयपुर, आधुनिक जयपुर, और राजधानी विराट नगर, शासक विराट। चेदी महाजनपद, चेदी यमुना नदी के किनारे स्थित आधुनिक बुंदेलखंड का एरिया, बुंदेलखंड का इलाका। ठीक है, ये था चेदी महाजनपद। और कलिंग में खारवेल, खारवेल का जो उल्लेख आता है हाथी गुम्फा अभिलेख से, जिसके बारे में हमें पता चलता है, तो कलिंग में जिस चेदी वंश राजा खारवेल था, वो इसी मतलब शाखा था, इन्हीं का शाखा था माना जाता है, जो उड़ीसा तक गया। ठीक है, इन्होंने ही वहां पर स्थापना की होगी उस शाखा का, उस वंश का, क्योंकि खारवेल का साफ साफ आता है चेदी वंश। अवंती, ये पश्चिमी भारत में था, यानी ये आपका मतलब अवंती आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में है, आज के आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बना है ये। और इसकी दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी तो उज्जैनी थी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती माहिष्मती साम्राज्य, याद आया आप लोगों को कुछ, बाहुबली। तो जिस माहिष्मती साम्राज्य की उसमें बार बार बात होती है, तो 16 महाजनपदों में इसका उल्लेख आता है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी था माहिष्मती। ठीक है, तो महावीर और गौतम बुद्ध के समय में चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत अवंती के राजा थे, जो उस समय वत्स के साथ आया था ना, जब हम लोग उज्जैन पढ़ रहे थे, तो मैं उस समय थोड़ी देर में प्रद्योत यहाँ कहाँ आ गए। तो प्रद्योत के साथ उज्जैन की दुश्मनी चलती थी, प्रद्योत के साथ। ठीक है, तो ये वही चंड प्रद्योत हैं, ये अवंती के राजा थे। और ये भी जो है, अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, अवंती जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और प्रद्योत जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो मगध सम्राट शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार माना जाता है, जो कि हर्यक वंश का था, और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। तो यानी हर्यक लोगों, यानी अजातशत्रु तक, बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु और फिर एक उदयन, उन्होंने वो नहीं जीत पाए थे। शिशुनाग अंतिम रूप से इसको शिशुनाग जीतकर अपने राज्य में इसको मिलाता है। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग, जिसे उत्तरापद कहते हैं, इसमें 2 जनपद थे। उत्तरापद यानी वही पश्चिम उत्तर, इसमें जो है 2 जनपद थे, गांधार, कंबोज। ठीक है, गांधार और कंबोज। तो गांधार महाजनपद ये पेशावर और रावलपिंडी के इलाके में था, पेशावर और रावलपिंडी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये तक्षशिला जो था ये विद्या का भी केंद्र था और व्यापार का भी केंद्र था, क्योंकि दक्षिण एशिया के साथ व्यापार इसी रास्ते से होते हुए होता था।
और तक्षशिला विश्वविद्यालय चाणक्य वहां से पढ़े हुए थे, चंद्रगुप्त को भी वो वहीं लेके गए थे शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो गांधार में जो राज्य करते थे उनका नाम था पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन, इन्होंने अवंती के साथ युद्ध किया था, चंड प्रद्योत को हराया था। कंबोज, कंबोज जो है अभी राजौरी और हजारा की झील, कश्मीर, राजौरी और हजारा की झीलों में कंबोज था। और इसकी जो है ये मतलब आपका प्राचीन कंबोज हजारा की झीलों तक ही ये मतलब ये सीमित था। अश्मक, ये दक्षिणेतर जो मैंने आपको दिखाया गोदावरी नदी के किनारे, उसके नीचे फिर हमें महाजनपद नहीं मिलते। पाषाणकालीन स्थल तो हमें मिलते हैं पर महाजनपद उसके नीचे हमें नहीं मिलते। तो दक्षिणेतर जो आपका प्रश्न आता है कि सबसे दक्षिणेतर महाजनपद, तो ये है आपका अश्मक। और अश्मक की राजधानी थी पूतना। ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अश्मक और मुलक प्रदेश, वहां पर एक मुलक भी था। अश्मक और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों ही इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे जिससे राम को जोड़ा जाता है। कुछ संघ भी थे उस समय, कुछ उस समय संघ भी थे, कुछ राजतंत्र देखे गए, कुछ गणराज्य और संघ देखे गए। तो उसमें ये एक वज्जी संघ था सबसे महत्वपूर्ण, वज्जी संघ। तो वज्जी संघ कुल 8 कुलों से बना था, कुछ 8 कुलों के, कुल 8 कुलों के संयोग से वज्जी संघ बना था। और इसमें जो 3 प्रमुख थे, विदेह, वैदेही, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। ठीक है, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। विदेह कुल की जो राजधानी थी, मतलब इनकी जो वज्जी संघ की आप कह लो, इसमें वैशाली थी। ठीक है, तो इस संघ में लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे। और बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। लिच्छवियों का आंतरिक संगठन बहुत अच्छा था और लिच्छवियों के कारण ही ये जो गणराज्य था, ये जो संघ था वज्जी संघ, अजेय था। तो आपको मतलब अभी एक क्वेश्चन आता है जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो, कि अजात शत्रु ने काफी सारे जनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन वो वज्जी संघ को नहीं जीत पा रहा था। तो उसने अपने मंत्री व सकार को बुद्ध के पास भेजा था सलाह लेने के लिए कि कैसे जीत सकते हैं, वज्जी संघ को जीतने के उपाय बताइए। और जब ये मैंने ये क्वालिफाई किया था इस पेपर को 2013 में, तो ये क्वेश्चन आया था। देखना 2000 का क्वेश्चन पेपर, मुझे याद है ये क्वेश्चन आया था। जहां मतलब मुझे जो याद आ रहा है ये, तो ये पूछा जाता है कि किसने मतलब किसको भेजा था, या मंत्री का नाम कभी पूछ लिया जाता है कि जिसको, उसका नाम क्या था। ठीक है, मल्ल राष्ट्र। अच्छा, एक और बात यहां पर मैं बता दूं, महावीर पढ़ेंगे तब भी आप पढ़ेंगे कि महावीर की माता त्रिशला वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने लिच्छवियों से संबंध बनाया अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो मतलब ये लिच्छवी बड़े शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, इनसे लोग संबंध बनाना चाहते थे। मल्ल राष्ट्र, इसके 2 भाग थे। इसकी मतलब एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की राजधानी थी पावा। ठीक है, कुशीनारा कह लीजिए ऐसे, और दूसरे की राजधानी थी पावा। ठीक है, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था जैसा कि मैंने बताया, और गणराज्य की वहां पर स्थापना हुई थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म भी बहुत फैला था और जैन धर्म भी फैला था। और आपको मैं बता दूं कि मल्लों के राज मतलब मल्लों के संघ में ही, मल्लों के राज्य में ही कह लो, बुद्ध की भी मृत्यु हुई और महावीर की भी। तो बुद्ध की कुशीनारा में और महावीर की पावापुरी में। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद मगध ने इस पर विजय प्राप्त कर लिया था। किस पर? मल पर। तो कई ऐसे राज्य थे जहां पर गणराज्य पद्धति से शासन होता था। इनमें एक शाक्य गणराज्य भी था, शाक्य क्लैन। ये क्यों फेमस है? शाक्य क्लैन क्यों फेमस है? तो शाक्य क्लैन फेमस है क्योंकि इसी गणराज्य में बुद्ध का जन्म हुआ था और इसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। तो एक हो गया क्या, कौन सा? शाक्य गणराज्य। ठीक है, एक शाक्य गणराज्य हो गया।
लिच्छवी संघ तथा मल्ल राष्ट्र भी गणराज्य पद्धति को मानते थे। राम ग्राम में रहने वाली कोलीय जाति, ठीक है, लिच्छवी और मल्ल तो पढ़ लिया आपने। राम ग्राम के कोलीय ये कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? राम ग्राम के कोलीय। तो ये राम ग्राम के जो कोलीय थे ये भी गणराज्य पद्धति में विश्वास करते थे। तो यहाँ पर ऐसा मतलब एक उल्लेख आता है, आप भी याद रखिएगा कि यहाँ पर पहले यहाँ पर राजतंत्र था, राजा शासन करता था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये राजा के शासन से तंग आ गए होंगे। वैसे भी पहले ही ये कबायली समाज था, मिलजुल के शासन करने की इनकी आदत थी। तो राजा के मतलब डोमिनेट करने की आदत से और उसकी निरंकुशता से ये परेशान होकर के इन्होंने गणराज्य की स्थापना की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो गणराज्यों के बारे में जो एक बात विशेष रूप से देखने को मिलती है वो ये है कि ये सारे के सारे हिमालय की तलहटी में स्थित थे। तो इससे भी ये बात प्रूव होती है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि इनको ये सब पसंद नहीं आ रहा था। शक्ति विस्तार, सेना, किलेबंदी, ये सब इनको पसंद नहीं आ रहा था। तो ये शांति प्रिय लोग थे। तो ये लोग माइग्रेट कर गए यहाँ से और ये चले गए वापस। हिमालय की तलहटी से ही नीचे उतरे थे और फिर ये वापस उधर ही चले गए थे। जाकर के मतलब कहा जाता है कि इन अगम्य प्रदेशों में बस गए जहां इनको कोई नहीं छेड़े। तो उस समय 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली थे, उस समय वो सबसे जो शक्तिशाली देखे गए आपका जो है मगध, वत्स, कौशल, अवंती, ये सबसे शक्तिशाली थे। अगर आपका ये प्रश्न आता है कि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे, तो मगध, कौशल, वत्स और कौशाम्बी। अवंती, वत्स की राजधानी ही है कौशाम्बी। ठीक है, अवंती, मगध, वत्स, कौशल, अवंती। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की मैंने आपको बताया उज्जैनी और माहिष्मती, और मगध का पहले गिरिव्रज था, बाद में राजगृह हो गया था, फिर पाटलिपुत्र हो गया था। इनका शासन कैसे चलता था? तो इनका शासन कोई एक प्रकार से नहीं था। ठीक है, कुछ राज्यों में राजतंत्र था तो कुछ में गणतंत्र था, हमने देख लिया। और ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय और कौशितकी, जो कि ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। वेदों की सरल जो गद्य रूप में व्याख्या की गई उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, शतपथ और अथर्ववेद के एक ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी, तो ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य और राज्य, याद रखना 5 प्रकार की प्रणाली का उल्लेख मिलता है। आपको ना मैच करने के लिए आएगा कि साम्राज्य क्या था, भोज्य क्या था, स्वराज्य क्या था, वैराज्य क्या था, राज्य क्या था, और आपको ऐसे मैच करना होगा। ये क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो सम्राट वे शासक थे जो अपनी शक्ति के विस्तार के लिए राज्यों का मूल्योच्छेद यानी राज्य को पूरी तरह से खत्म करके अपने राज्य में नेस्तनाबूद करके अपने राज्य में मिला लेते थे। यानी जैसे मैं आपको जीत कर, आपके नामो निशान को मिटाकर, आपके मतलब आपके राज्य का कुछ नाम था उन सब को हटाकर अपने राज्य में मिला लिया, तो आप और आपके राज्य का नाम खत्म। तो आपका मूल्य क्या हो गया? आपका मूल्योच्छेद कर दिया मैंने। तो यही था ये। तो ये साम्राज्य के शासक क्या कहलाते थे? सम्राट। तो जैसे जरासंध आदि मगध सम्राट इसी प्रकार के थे। ठीक है, भोज उन राजाओं को कहते थे जो वंशानुगत न होकर कुछ निश्चित समय के लिए अपने पद पर नियुक्त होते थे। मतलब कुछ लोग उनको चयनित करके कुछ निश्चित समय के लिए उनको राजा बनाते थे, वो क्या कहलाते थे? भोज्य। ठीक है, सातवत यादव में यह प्रथा विद्यमान थी। कृष्ण भोज थे, संघ प्रमुख थे। कृष्ण, अगर कृष्ण की मानो आप तो ये संघ मुख्य थे। ठीक है, स्वराट कौन थे? तो स्वराट वे शासक थे जिनकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ के समान थी। यानी मतलब हम सब बराबर हैं, बस मैं आप लोगों को लीड करती हूँ, थोड़ी सी मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है,
तो सब एक समान होते थे, एक समान आसन पर बैठते थे और उसमें मतलब मुझे प्रधान मान लिया गया है, तो वो स्वराट कह जाते थे। ठीक है, तो स्वराट मतलब जो स्वराज्य आपने पढ़ा, इसका जो शासक होता था, ठीक है, उस स्वराट कहलाता था, इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इन स्वराज्यों में कुलीन श्रेणियों का शासन होता था और सब कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। जैसे छोटे छोटे कई कुल होते थे और ये सारे मिल करके शासन करते थे। वैराज्य जनपद वे थे जहां कोई राजा नहीं था। वैराज्य कौन कहे गए? कोई राजा नहीं था, जनता जनता अपना शासन स्वयं करती थी। यानी हर जैसे कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, तो वहां से एक एक लोगों ने मिले, एक एक ज्येष्ठ जन मिले और वो मिल करके अपना शासन करते हैं। ठीक है, कुरु पांचाल ये सारे जो है ये राज्य कहलाते थे, ये राज्य कहलाते थे। और यहाँ पर प्राचीन काल की परंपरागत शासन प्रणाली विद्यमान थी। मतलब यहाँ पर कुरु और पंचाल, यहाँ पर एक राजन होता था और उनको मिलकर के लोग चुनते थे, वो शासन करता था। और राजतंत्र था मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर राजा का पद वंशानुगत होता था। तो याद रखिएगा ये सारा टर्म, ये सारा का सारा ये मतलब पूछा जाता है। ठीक है, इनको टैक्स लगाने का मौका जरूर मिला, टैक्स लगाया इन्होंने, अधिशेष उत्पादन हुआ, टैक्स इन्होंने लगाया और उस टैक्स को ये कलेक्ट करते थे। ठीक है, इसको कहा गया भाग, राजा का भाग कहा गया। तो ये कई तरह से वो लेता था। जैसे अगर आप किसान हो तो आपसे अनाज के रूप में इसने ले लिया। ठीक है, अगर आप जंगल की उत्पाद बेचते हो, जैसे आप जंगल पे आधारित आपका ऑक्यूपेशन है, तो आपसे उसने शहद ले लिया, जड़ी बूटियां ले ली, लकड़ियां ले लिया। ठीक है, अगर आप बढ़ई का काम करते हो तो आपसे कुछ उसने मतलब बढ़ई गिरी वाली चीज ले ली। लेकिन राजा सबसे ही लेता था। हर व्यवसाय में राजा का अपना एक भाग होता था, इसको आप कर कह सकते हैं। ठीक है, तो राजा कर लेता था, इन्हीं कर की सहायता से उसने बड़े बड़े जो है राज्य स्थापित भी किए, सेना भी उसने रखा, जैसा मैंने आपको बताया। कुछ राजा के पदाधिकारी वही थे जो आपने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा, संग्रहित्र, सूत, ग्रामणी, भागदूत, पुरोहित, ये वही सारे के सारे हैं जो मतलब वैदिक काल में आपने देखा। ये सारे के सारे लोग राजा के प्रति उत्तरदायी थे और इन्हें कर से प्राप्त हुए धन में से वेतन दिया जाता था। इन्हें रत्निन कहा जाता था, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। और स्थानीय शासन की देखरेख मतलब एक विशेष मंत्री करता था, जो एक मंत्री का चुनाव किया जाता था। बहुत उल्लेखनीय नाम नहीं आता है इनका। ठीक है, तो ये थे महाजनपद। महाजनपदों के बारे में जो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा वो यही याद रखिएगा, कौन से कहाँ पर अवस्थित थे, जो गणराज्य थे, जो संघ थे, वहां पर किस तरह का शासन था, कौन कौन से उस समय मुख्य गणराज्य थे। ठीक है, और इनका शासन किस तरह से चलता था, कहाँ कहाँ इनका उल्लेख मिलता है, सोर्सेज भी याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पर आप मुझे लिख भेजिएगा। और जल्दी से आप सोचो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए एंड यूज RSNet। ठीक है, RSNet कोड को मत भूलिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और अनअकैडमी पर मेरा कोर्स बस शुरू हो गया है और वहाँ पर आपको आकर के मेरा कोर्स, वहाँ पर मैं डेली प्रैक्टिस, हर सेशन के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी और उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर होता जाए। तो कॉल करिए आप मुझे, यहाँ पर मुझे कॉल करिए, जो भी आपकी डाउट हैं और क्वेरीज हैं। और बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल मत घबराइए, बिना घबराए और एकदम आश्वस्त होकर अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।